हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज हम लोग टेक्सटाइल में पढ़ेंगे सूत निर्माण और कताई। ठीक है, यानी कि यार्न फॉर्मेशन एंड स्पाइनिंग। सूत निर्माण मतलब कि तंतु से धागा कैसे बनता है, उसके प्रोसेस को जानेंगे इससे सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में, जिससे कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, तो धागा कैसे बनता है, इससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तंतु के बारे में जानना। जब हम तंतु के बारे में जानते रहेंगे, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तभी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि इससे धागा कैसे बनता है, किस तंतु से कैसे धागा बनता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि तंतु क्या है। चलिए फ्रेंड्स, अब तंतु को देखते हैं। तो तंतु क्या है मैं बता देती हूँ ऐसे ही ओरली। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं जितनी चीज़ें लिख के बताती हूँ उससे ज़्यादा मैं इस तरीके से बोल के बताती हूँ, जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो तंतु क्या है, तो किसी वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई क्या है, तंतु। ठीक है, जैसे कि हर चीज़ की इकाई होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, जब आप लोग प्रोटीन पढ़ते हैं तो उसकी इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है प्रोटीन की, तो अमीनो अम्ल है। कई अमीनो अम्ल मिलके क्या निर्माण करते हैं, प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से तंतु, कई तंतु मिलकर क्या निर्माण करेंगे, तो धागे का निर्माण करेंगे, यानी कि सूत का निर्माण करेंगे। और फिर उसी सूत से कपड़ा बनेगा और कपड़े से फिर वो चीज़ सिलने वाले कपड़े फिर बनेंगे। इसीलिए वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई क्या है, तो वो है तंतु। तंतु से ही बनता है धागा और धागे से ही बनता है कपड़ा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए तंतु क्या है, तंतु दो तरीके के होते हैं। एक तो प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर, नेचुरल है। दूसरा है मैन मेड या फिर मानव निर्मित या फिर कृत्रिम तंतु भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो प्रकृति से हमें रेशा यानी तंतु जो है वह तीन तरीके से प्राप्त होते हैं। एक तो पेड़ पौधे यानी वनस्पति जगत से, दूसरा है खनिज जगत से, तीसरा है प्राणिज जगत से। खनिज वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले तंतु है सूत, लिनन, जूट, हेम्प, सीसल, कापोक, रेमी, कायर और पिना। ये सारे क्या है, ये सब वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले तंतु है। जबकि खनिज जगत से हमें कौन सा तंतु प्राप्त होता है, तो एस्बेस्टॉस प्राप्त होता है। प्राणिज जगत से कौन सा तंतु में प्राप्त होता है, तो ऊन, रेशम यानी जंतुओं से प्राप्त, तो ऊन, रेशम और बाल यानी बाल वाले जंतु से बाल लेके फिर कपड़ा का निर्माण होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये प्राणिज जगत से यानी जंतु जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो प्राणिज जगत से प्राप्त होते हैं रेशे, वो क्या होते हैं, वो रेशे होते हैं प्रोटीन प्रधान। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो प्राणिज जंतु जगत से रेशे जो प्राप्त होते हैं वो प्रोटीन प्रधान होते हैं, जबकि जो हमें वनस्पति जगत से रेशे प्राप्त होते हैं वो सेल्यूलोजिक होते हैं। ठीक है, सेल्यूलोजिक होते हैं, सेल्यूलोज इनका मुख्य होता है, ये सेल्यूलोज के बने होते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु। जबकि प्राणी जगत से प्राप्त तंतु किसके प्रधान होते हैं, तो ये प्रोटीन प्रधान होते हैं, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग बहुत ही आराम से क्वेश्चन को कर सकेंगे, चाहे जिस तरीके से भी पूछे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कृत्रिम रेशा में आता है कि मानव द्वारा निर्मित रेशा और संश्लेषित को आप रासायनिक रेशा भी कहते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, विस्कोस रेयॉन और कुप्रामोनियम रेयॉन, ये मानव द्वारा तो निर्मित है, लेकिन इनका मुख्य बेस क्या होता है यानी आधार क्या होता है, तो सेल्यूलोज यानी कि लकड़ी के गत्ते या फिर लकड़ी की लुगदी। तो इससे बना हुआ जो रेशा होता है वो रेयॉन कहलाता है और यह मानव निर्मित है, इसमें रसायन का प्रयोग नहीं होता। जबकि संश्लेषित रेशा जो है वो पूर्णतः रासायनिक विधियों द्वारा आधारित होता है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से रसायन का प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं, दोनों है तो मानव निर्मित और कृत्रिम रेशा ही, लेकिन रेयॉन किस चीज़ से बनता है, तो सेल्यूलोज से बनता है। जबकि संश्लेषित रेशा यानी कि जो पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहता है, पूरी तरीके से रासायनिक विधियों द्वारा बनाया गया ये सारे रेशे हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब इन सब तंतुओं से रेशा कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला है हमारा, वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक आधार इकाई क्या है। अभी मैंने बताया तंतु यानी कि फाइबर, तंतु जो है वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक आधार इकाई है। दूसरा है
तंतु से सूत निर्माण जिस विधि से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी ये तंतु है, इससे धागा कैसे बनता है, ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कताई, स्पाइनिंग। ठीक है, तंतु है, तंतु से धागा तुरंत तो बन नहीं जाएगा, कुछ प्रोसेस होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ विधियाँ होंगी, उसी प्रोसेस को, उन्हीं विधियों को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने किया है, बताया आपको कि ये तंतु है, तंतु से धागा बनता है और धागे से फिर वस्त्र बनता है। तो तंतु से जब यानी फाइबर से यान बनने का जो प्रोसेस होता है कि किस प्रोसेस से जो है वह तंतु से यान यानी कि धागा या फिर सूत बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को ही कताई कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं, सूत कितने वर्ग के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो तंतु से जो धागा बनता है तो वो धागा कितने तरीके का होता है? तो 2 तरीके का होता है, एक तो स्पंज सूत्र, दूसरा है फिलामेंट सूत। ठीक है, स्पंज धागा और दूसरा फिलामेंट धागा। नेक्स्ट है हमारा, तो लघु आकारी तंतु को क्या कहते हैं? तो जो लघु आकार यानी छोटे आकार का तंतु होता है उसे स्टेपल तंतु कहते हैं। ठीक है, तो लघु, यहाँ तक समझ में आया कि लघु आकारी तंतु को क्या कहते हैं? तो स्टेपल तंतु कहते हैं। अभी मैंने बताया एक तो होता है स्पंज सूत्र, स्पंज सूत्र ही क्या है? लघु आकारी तंतु है। ध्यान दीजिएगा कि सूत 2 तरीके के होते हैं, एक स्पंज सूत्र या फिर लघु आकारी तंतु, दूसरा है फिलामेंट सूत्र जो कि जिनकी लंबाई अनियमित होती है, यानी कि ये बहुत ही लंबे होते हैं, एक छोटा होता है और दूसरा लंबा होता है। यहाँ तक चीज़ें आप जनरली भाषा में समझ लीजिए, फिर आप लोग चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो लघु आकारी तंतु को क्या कहते हैं? तो स्टेपल तंतु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, लघु आकारी तंतु से कौन सा सूत बनता है? तो स्पंज सूत बनता है। लघु आकारी यानी जो छोटे छोटे तंतु होते हैं उनसे कौन सा धागा बनता है? तो उनसे स्पन यान बनता है। स्पन यान ही क्या होता है? कता हुआ सूत कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लघु आकारी तंतु को किससे मापा जाता है? यानी कि जो छोटे स्पन यान होते हैं उनको किस चीज़ से मापा जाता है? तो उन्हें इंच या फिर सेंटीमीटर में मापा जाता है। अभी बात सिर्फ देखिए लघु आकारी यानी स्टेपल तंतु या फिर स्पन तंतु की बात हो रही है, अभी फिलामेंट तंतु हम लोगों ने नहीं देखा है। तो अभी आप लोग सिर्फ यही देखिए, लघु आकारी तंतु को किससे मापा जाता है? तो इंच या सेंटीमीटर से। अधिकांश प्राकृतिक रेशे कैसे होते हैं? तो अधिकांश प्राकृतिक रेशे लघु आकारी होते हैं। यहाँ पर अधिकांश इसलिए लिया गया है क्योंकि जो सिल्क है, ध्यान दीजिए, जो सिल्क है वह हमें प्रकृति से तो प्राप्त होता है लेकिन वह लघु आकारी यानी स्टेपल तंतु के अंतर्गत नहीं आता है, वह आता है फिलामेंट तंतु में, इसलिए अधिकांश यहाँ पर लिया गया है, पूर्णतः नहीं लिया गया है। ठीक है, तो सिल्क ही एक ऐसा एकमात्र रेशा है जो कि प्राकृतिक होते हुए भी फिलामेंट के अंतर्गत आता है। ये आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम बेस से याद रखिएगा। तो अधिकांश प्राकृतिक रेशे कैसे होते हैं? तो लघु आकारी होते हैं या फिर स्टेपल या फिर लघु छोटे तंतु होते हैं या फिर स्पन्यान उन्हें कहते हैं। आगे देखते हैं, कपास के रेशे की लंबाई बताइए। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कपास रेशा, पहले तो आप लोग जान लीजिए कि कपास वनस्पति जगत से मिलने वाला रेशा है, तो यह स्टेपल तंतु के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई होती है आधे इंच से लेकर 2.5 इंच तक इसकी लंबाई होती है इस रेशे की, इस तंतु की। अब देखिए ऊनी रेशे की लंबाई बताइए, तो 1 से 8 इंच तक इसकी लंबाई होती है। ध्यान दीजिए सब इंच में ही है, मीटर में नहीं है। प्राकृतिक तंतु में ऐसा कौन सा रेशा है जो लघु आकारी तंतु में नहीं आता है? तो रेशम यानी सिल्क ही एकमात्र ऐसा रेशा है जो प्राकृतिक है लेकिन वह फिलामेंट तंतु के अंतर्गत आता है, स्टेपल तंतु में नहीं आता है। आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ से आ गया दीर्घ आकारी तंतु या फिर फिलामेंट तंतु। ठीक है, तो दीर्घ आकारी तंतु कैसे होते हैं? तो ये अविरल लंबाई के होते हैं, यानी कि इनकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा होती है। फिलामेंट तंतु की गणना किस प्रकार, इसको किससे मापा जाता है? तो इसको मीटर में मापा जाता है। ठीक है, लघु आकारी तंतु को हम लोग किस में मापते हैं? इंच या फिर सेंटीमीटर में, जबकि फिलामेंट तंतु को हम लोग मीटर में मापते हैं। रेशे की लंबाई अधिक होने के कारण ये स्टेपल तंतु की अपेक्षा कैसे होते हैं? कमज़ोर या फिर मजबूत? तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो ये लंबाई होती है, स्टेपल तंतु क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। इनको लंबा करने के लिए बीच बीच में इनको जोड़ना पड़ता है, तो इसलिए गांठें पड़ जाती हैं। तो इस वजह से क्या होते हैं? ये कमज़ोर हो जाती हैं जहाँ गांठ पड़ता है। जबकि जो फिलामेंट तंतु होते हैं वो एक साथ एक जैसे लंबे होते हैं, तो इसलिए इनकी मजबूती क्या होती है? तो ज़्यादा होती है। स्टेपल तंतु की अपेक्षा इनकी मजबूती जो है वह ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या भराएगा? मजबूत। नेक्स्ट है हमारा
फिलामेंट तंतु कैसे होते हैं? तो चिकने व चमकदार, खुरदुरे या फिर बदरंग। तो फिलामेंट तंतु चिकने व चमकदार होते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, इनमें जोड़ नहीं पड़ता, इनमें गांठें नहीं पड़ती, इसलिए चिकने चमकदार होते हैं। जबकि जो स्टेपल तंतु होते हैं लघु आकारी, ये थोड़े थोड़े खुरदुरे होते हैं। क्योंकि इनमें गांठें ज़्यादा पड़ती हैं, इनको जोड़ जोड़ के ही इनको लंबा किया जाता है। इस वजह से जो फिलामेंट तंतु जो स्टेपल तंतु होते हैं वो खुरदुरे होते हैं, उनकी सतह खुरदुरी होती है। फिर उन पर परिसज्जा करके उनको चिकना एवं चमकदार बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि अपनी मूल अवस्था में वो खुरदुरे होते हैं, जब फिर उसके बाद उन पर परिसज्जाएँ करके उनको चिकना और चमकदार बनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, तंतुओं से उलझन और अशुद्धियाँ किस विधि द्वारा दूर की जाती है? तो तंतुओं से उलझन, यानी जब तंतु अपने मूल अवस्था में होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बहुत ही अशुद्धियों से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, और उनमें गंदगी भरी होती है। तो उन अशुद्धियों को, उन गंदगी को और उनके उलझन को सुलझाने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है? उस प्रोसेस को कहते हैं कार्डिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्डिंग। नेक्स्ट है हमारा, कताई से सूत बनने की विधि में प्रथम चरण कौन सा है? यानी कि कताई से सूत यानी धागे, तंतु से सूत बनने में तंतु से सूत बनाने की विधि में प्रथम चरण कौन सा है? तो कार्डिंग ही प्रथम चरण होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया आपको कि सबसे पहले क्या की जाती है? कार्डिंग की जाती है, यानी उनके अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अशुद्धियों के दूर करने के बाद उनकी पूनियाँ बनाई जाती है इस तरीके से लंबी लंबी। तो पूनियाँ बनाने के बाद क्या किया जाता है? कॉम्बिंग किया जाता है। कॉम्बिंग मतलब कि कंघी किया जाता है, उन्हें सुलझाया जाता है। इससे क्या होता है, जो लंबे तंतु होते हैं वो अलग हो जाते हैं और छोटे जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से। तो वो सुलझ गए। सुलझने के बाद उन पे क्या किया जाता है? खींच कर निकालना, यानी कि ड्राइंग आउट। खींच कर निकालने का मतलब छोटे छोटे तंतुओं को खींच कर निकाल लिया जाता है, या फिर लंबे तंतुओं को खींच कर निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब है कि असमान तंतुओं को निकाल के फिर उनको एक समान किया जाता है, या वो फिर लंबे या फिर छोटे। ठीक है, तो खींच कर निकाला यानी कि ड्राइंग आउट करना। फिर उनको घुमाव देना, रोइंग करना। रोइंग करने के बाद ये सबसे लास्ट प्रोसेस क्या हो जाता है? कताई। और कताई के बाद ही जो है वह तंतु से धागा बनता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस। तंतु से धागा बनने का ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये प्रोसेस है। सबसे पहले कार्डिंग, फिर पूनियाँ बनाना, फिर कॉम्बिंग करना, खींच कर निकालना यानी ड्राइंग आउट, फिर रोइंग यानी घुमाव देना, और फिर कताई करना। ये हो गया तंतु से धागा बनाने का प्रोसेस। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। आगे देखते हैं, कताई की किस प्रक्रिया में छोटे तंतु बड़े तंतु से अलग किए जाते हैं? तो ड्राइंग आउट, मैंने अभी बताया कि खींच कर निकालना, यानी यहाँ पर पहले कॉम्बिंग करके सुलझा लिया गया, छोटे और बड़े तंतुओं को अलग अलग कर लिया गया, फिर खींच कर छोटे तंतु को निकाल लिया जाता है बड़े तंतु में से। तो ड्राइंग आउट में ही यह प्रोसेस होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तंतु को पक्का, मजबूत व सघन हेतु अंतिम प्रक्रिया क्या है? तो कताई ही अंतिम प्रक्रिया है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? कार्डिंग। लास्ट प्रोसेस है कताई। इसी में क्या हो जाता है? फिर तंतु से सूत जो है वह बन जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर आज का सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।